सभी बंधु भगिनी मित्रगण विद्वज्जन, देखिए गत वर्ष जब मैं आया था तो 12 वर्ष पूरे हुए थे। आज 13 वर्ष पूरे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस की दहलीज पर हम खड़े हैं और राष्ट्र का विषय है। जब राष्ट्र का विषय आता है तो सबसे बड़ी मजेदार बात इस देश में जानते हैं क्या है? इस देश में ये राष्ट्र क्या है और ये कब बना, इसको लेकर अनेक प्रकार के विरोधाभासी विचार हैं। कुछ लोग ये सिद्धांत देते हैं कि यह देश तो 1947 में बना। कुछ कहते नहीं जी अंग्रेजों ने बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि मुगलों ने बनाया था। मगर पिछले 1 वर्ष में जानते क्या परिवर्तन आया? मैं कोट करना चाहता हूं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में गए तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि भारत विश्व का प्राचीनतम राष्ट्र है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उन्होंने शुरू किया। तो मेरे विचार से भारत के पूर्व प्रथम नागरिक जो विचार परिवार के अनुसार उन लोगों के ज्यादा निकट माने जाते थे, यदि उन्होंने ये कहा है कि प्राचीनतम राष्ट्र भारत है, तो कम से कम उन तमाम लोगों को एक समुचित उत्तर मिलता है जो कोई कहता है कि देश अंग्रेजों ने बनाया था, कोई कहता देश मुगलों ने बनाया था। जो लोग कहते हैं कि भारत तो कभी एक था ही नहीं, उन्हें याद दिलाना चाहिए कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, उत्तरम यद समुद्रस्य दक्षिणम च हिमाद्रिभिः वर्षम यद भारत नाम भारतीय यस्य संतति। अब इसमें कहीं कोई किंतु परंतु रह गया? जिस देश की भौगोलिक सीमा को आसेतु हिमाचल कहा जाता हो, आसेतु हिमाचल मतलब सुदूर दक्षिण में जहां राम सेतु है और वहां से लेके हिमालय पर्यंत। परंतु समस्या जानते हैं क्या आई? हमारे यहां प्राचीन में ऋग्वेद के काल में भी राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। राष्ट्र शब्द का अर्थ राज्य, स्वराज्य, साम्राज्य, इस सब प्रकार के शब्दों का उल्लेख है। समस्या आती है राष्ट्र की अवधारणा को लेकर। वो लोग कहते हैं कि राष्ट्र क्या है, वो नेशन कहते हैं। हमारे यहां राष्ट्र भी शब्द है, राज्य भी शब्द है, देश भी शब्द है। वहां नेशन है, स्टेट है, स्टेट क्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन। वो ये कहते हैं कोई भी एक भूखंड जो एक राजनीतिक सत्ता के द्वारा नियंत्रित हो वह राष्ट्र है। जिसे आज कहते हैं पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन। वन पार्ट ऑफ द लैंड कंट्रोल्ड बाय वन पॉलिटिकल पावर इज नेशन। हमारे यहां मानते हैं हम कि सांस्कृतिक राष्ट्र है। कुछ सांस्कृतिक मूल्य और संस्कृति जो संपूर्ण जन समुदाय के मन को प्रभावित करती, उन मूल्यों से जुड़ा हुआ जो जन समूह है वो राष्ट्र है। तो हमारे यहां राष्ट्र एक जीवंत सत्ता है, उनके लिए राष्ट्र एक जमीन का टुकड़ा है। इसीलिए हमारा राष्ट्र भारत माता हो जाता है और उनके लिए वो एक लैंड कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिकल पावर होता है। अब आप कहेंगे जी ये तो कहने की बात हुई सैद्धांतिक, इसमें हकीकत क्या है? अब उदाहरण के लिए आप देखिए 20वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका और यूएसएसआर थे। अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ जैसा राज्य, जरा सी केंद्र की राजनीतिक सत्ता कमजोर हुई, 15 टुकड़ों में बिखर गया। तो यह दर्शाता है कि जिसको आप पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन कहते हैं उसकी जीवंतता और स्थायित्व कितना मजबूत या कितना कमजोर होता है। दूसरी तरफ आप देखिए भारत में हम 2000 साल के विदेशी आक्रमण और 1200 साल की गुलामी के बाद भी एक राष्ट्र के रूप में बचे हुए हैं। हम सन 47 में आए, एक राष्ट्र बन गए, और वो रूस जो 1919 में बना 1991 में बिखर गया। इतना ताकतवर देश होके, इसका मतलब राजनीतिक ताकत देश को जोड़े रखने की गारंटी नहीं है। वो कुछ मूल्य और प्रेरणा है जो देश को जोड़ती हैं, और उन मूल्य और प्रेरणाओं की व्यवस्था देश में कैसे होती है यह भी एक समझने वाली बात होगी। उदाहरण के लिए
जो लोग कहते हैं कि साहब ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, ये सब तो संघ वालों ने सोचा हुआ, मैं उनसे एक बात पूछता हूं। हमारे राष्ट्रगान में एक पंक्ति है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। आज सिंध तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का हिस्सा नहीं है, मगर वो भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है, इसीलिए हमारे राष्ट्रगान में उसका स्थान है। और कुछ लोग न्यायालय भी गए थे और न्यायालय में उन्हें सफलता नहीं मिली। मैं ये भी कहना चाहूंगा, ननकाना साहब आज भौगोलिक दृष्टि से भारत का हिस्सा नहीं है, पर हार्दिक भावना की दृष्टि से सांस्कृतिक भारत का हिस्सा ननकाना साहब है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे सारस्वत सिंधु सभ्यता कहेंगे, वेदों के सृजन के बहुत से क्षेत्र आज भौगोलिक दृष्टि से हमारे हिस्से नहीं है, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे हिस्से हैं। यह अंतर होता है कि राष्ट्र क्या है और देश क्या है। हमारे यहां अगर आप देखेंगे कि पहली बात तो यह कि राष्ट्र कैसे जुड़ता था और राष्ट्र कैसे बना रहता था। अब आप सोचिए, यदि आप भारतीय संस्कृति के किसी भी मानक के प्रति श्रद्धा रखते हैं हृदय से, तो कैसे आप पूरे देश से जुड़ जाते हैं। आप कहें जी मैं देवी का भक्त हूं, तो आप वैष्णो देवी के प्रति भी वही श्रद्धा होगी, कामाख्या के प्रति वही श्रद्धा होगी, विंध्याचल में वही श्रद्धा होगी, मुंबई की मुंबा देवी में वही श्रद्धा होगी, कलकत्ते की काली जी में वही श्रद्धा होगी, और कन्याकुमारी में वही श्रद्धा होगी, और ढाका की ढाकेश्वरी से लेके बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक वही श्रद्धा होगी। यानी राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से कहीं भी चला जाए देश का हिस्सा, मगर वो दिल में हमारे जीवित रहता है। जैसे मैं पुनः कह रहा हूं कि ननकाना साहब वहां चला गया, पर वो भारत की इतिहास के दिल में है। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, वो भले ही चली गई पाकिस्तान में, मगर वो भारतीय इतिहास का हिस्सा। और इसका प्रमाण यह है कि पाकिस्तान अपने इतिहास में उसे नहीं पढ़ाता, हम पढ़ाते हैं। आप देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, आप कहते जी मैं किसी और को मानता हूं। आपने कहा जी मैं तो शंकर जी का भक्त हूं, तो उत्तर में अमरनाथ से लेके, काशी विश्वनाथ से लेके, त्र्यंबकेश्वर से लेके, दक्षिण में रामेश्वरम तक पूरे देश से आप जुड़ गए। इतना ही नहीं, आप रामेश्वरम में जाते हैं तो जब शिवलिंग के दर्शन करने जाइए तो उससे पहले पुजारी कहता है ये पहले वो छोटा शिवलिंग है, इसके दर्शन करिए, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। तो पूछेगा इसमें क्या है, कहते हैं काशी विश्वनाथ। आप बताइए, काशी विश्वनाथ उत्तर में, रामेश्वरम दक्षिण में, उत्तर का हिस्सा किसी के भी कब्जे में रहे, पर जिस क्षण वो रामेश्वरम के मंदिर में प्रवेश करेगा तो काशी विश्वनाथ के प्रति तो श्रद्धा उसमें स्वयं उत्पन्न हो गई। आपने कहा जी मैं तो कृष्ण जी का भक्त हूं, तो कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, उनकी राजधानी द्वारका, पश्चिम में तो जगन्नाथपुरी, जहां उनका सबसे बड़ा रथ यात्रा निकलती है, और गुरुवायूर के मंदिर में जहां पर मक्खन खाते हुए कृष्ण भगवान की फोटो है केरल में। तो आप सोचिए, पूरे देश से जुड़ गए। यह है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यह वो राष्ट्रवाद है कि कोई राजनीतिक सत्ता देश के किसी भी हिस्से कब्जा कर ले, आपकी श्रद्धा को रोक नहीं सकती। इसलिए हम हजारों वर्षों के बाद भी बचे रहे। और इतना ही नहीं, आपने 4 कुंभ मेले सुने होंगे। कुंभ मेलों में साधु लोग जाते हैं, परिव्राजक पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। कहा जाता है साधु किसी एक स्थान का नहीं होता है, तो पूरे देश की संस्कृति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ते रहते थे। तो एक निश्चित मूल्य, एक निश्चित मानवीय मूल्य होते थे जो पूरे देश को जोड़ने में सफल होते थे। और सबसे ज्यादा जानते हैं क्या होता है, जब आप पूजा करते हैं, जब हाथ में जल लेते हैं, तो जल लेने के बाद उस जल के लिए जब पंडित जी संकल्प कराते तो क्या श्लोक बोलते, कभी श्लोक पे ध्यान दिया है? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। सारे देश की नदियों से आप जुड़ गए। कायदे से तो माना जाता था कि स्नान करते समय भी ये बोलना चाहिए। अब बताइए, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी हुकूमत किसी के पूजा घर या बाथरूम में घुस के कंट्रोल कर सकती है उसको? तो हमारा राष्ट्रवाद
वहां तक रहता है। सिंधु नहीं है हमारे में तो भी हमारे राष्ट्र का हिस्सा है, क्योंकि वो उस मूल्य का प्रतीक है। अब आप कहेंगे वो फिजिकली अलग है, इसका मतलब कोई आप एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन की बात कर रहे हैं क्या? ना, देखिए, आज पाकिस्तान वो उसको अपने हिस्से में नहीं पढ़ाता, हम पढ़ाते हैं। क्यों? वेदों ने जिन मूल्यों को प्रतिपादित किया वो मूल्य हमारी धाती है, और हम उसे अपना भी मानते हैं और उसकी श्रेष्ठता दुनिया भी मानती है। अब वो एक उनका अभागापन है कि, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इतना ही नहीं है, फिर हमारे यहां सिर्फ धार्मिक नहीं, कहानी किस्से में भी सुनिए, पौराणिक मान्यताओं में सुनिए, भगवानों के जीवन चरित्र में सुनिए कि भगवान कृष्ण कहां पे जन्म लेते हैं, कहां पे अपना शरीर छोड़ते हैं। इतना ही नहीं, शंकराचार्य जी कहां उत्पन्न हुए? केरल के मुत्तूर ग्राम में। और शंकराचार्य का मंदिर कहां? कश्मीर में। भगवान परशुराम थे, परशुराम क्षेत्र प्राचीन काल में किसको कहते हैं? केरल को। केरल का प्राचीन नाम परशुराम क्षेत्र है। और असम में एक नदी है लोहानी, उसको लोहानी क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपना फरसा वहां जाके धोया था तो तब से उसका लाल रंग हो गया। वो कहां चली गई? पूर्वोत्तर में। इस ढंग से देश के भिन्न भिन्न अंचलों से एक सामाजिक। अब एक और अंतर है, हमारे यहां किसी एक स्थान की श्रेष्ठता नहीं है। हमारे यहां अगर ट्रू डेमोक्रेसी देखनी है धर्म और संस्कृति के स्तर पर भी, तो हमारे यहां देखिए, ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप हैं और अनेक स्थानों पर उनकी शक्ति का प्रकटीकरण है। तो हमारे यहां कोई एक्सक्लूसिव कॉपीराइट नहीं है कि इसी रूप में होगा और इसी स्थान में होगा। इसीलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारा देश कैसे आगे बढ़ता है, राष्ट्र का स्वरूप। आपने देखा होगा कि यह देश एक ऐसा देश है जहां आपने कभी क्रांति नहीं सुनी होगी। दुनिया के हर बड़े देश में एक रिवॉल्यूशन हुई, चाइनीज रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। आपने सुनी है ना? इंडियन रिवॉल्यूशन नहीं सुनी, भारत की क्रांति कभी नहीं सुनी। क्यों? इसलिए नहीं सुनी कि भारत की सोच, अब यहां मैं करूंगा भारतीय राष्ट्र की सोच और अन्य देशों की सोच, क्योंकि राष्ट्र का जो उदात्त चिंतन हमारे यहां उसका पर्यायवाची राष्ट्र ही है, देश नहीं है, में एक भारी अंतर है। वो ये सोचते हैं कि बाहर बहुत कुछ जीत कर हमें हासिल करना है, इसलिए वहां क्रांति होती है। हमारे यहां क्या कहा जाता है ना? अंतर की यात्रा करो, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। इसीलिए आप बाहर विजय प्राप्त करने वाले को वीर, कभी आपके मन में प्रश्न नहीं उठता ना कि जैन धर्म जो कि सर्वाधिक अहिंसा का पुजारी है और उसके तीर्थंकर का नाम भगवान महावीर। क्यों? जो बाहर जीते वो वीर, जो अपने को जीते वो महावीर।